नमस्कार, देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुंबई ड्रग्स केस में सियासी घमासान में अब सीएम उद्धव ठाकरे की एंट्री हो गई। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के दिवाली के बाद बम फोड़ने वाले बयान पर पलटवार किया है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने कहा है कि कुछ लोग दिवाली के बाद बम फोड़ने वाले हैं। मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि पाकिस्तान पर बम कब गिरने वाले हैं। फोटोग्राफी और राजनीति में एक्सपोजिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और उसके बाद डेवलपिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। मलिक ने आरोप लगाया कि मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग्स का कारोबार देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में किया जा रहा है। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं, इसके सबूत मीडिया को दूंगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, नवाब मलिक के आरोप हास्यास्पद हैं। रिवर एंथम के लिए जो टीम आई थी, उस क्रिएटिव टीम के एक सदस्य ने फोटो खिंचवाई है। 4 साल पहले का फोटो है। उस व्यक्ति का मेरे साथ भी फोटो है। जानबूझकर मेरी पत्नी के साथ का फोटो ट्वीट किया गया है। अगर किसी के साथ फोटो खिंचाने से वो ड्रग माफिया होता है तो जिसका दामाद ड्रग के साथ पकड़ा गया है वो क्या होगा? उसकी पार्टी आखिरकार क्या होगी? हिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी उन्होंने दिवाली से पहले लवंगी बम यानी कि छोटा पटाखा छोड़ा है। दिवाली के बाद वो बम फोड़ेंगे, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता राजीव बनर्जी रविवार को त्रिपुरा में एक रैली के दौरान टीएमसी में लौट आए हैं। वो अगरतला में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की रैली के दौरान आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल हुए। राजीव ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा टीएमसी नहीं छोड़ने के लिए कहने के बावजूद राज्य विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने का पश्चाताप करते हैं। बीजेपी ही नहीं, इस घर वापसी की समस्या टीएमसी के अंदर भी देखने को मिली है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी ऐसे नेताओं को वापस लेने की पार्टी के फैसले पर असहमति व्यक्त की है, जिन्होंने पहले पार्टी को धोखा दिया था। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पार्टी के नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसलों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वो पार्टी के वफादार हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा, राजीव बंदोपाध्याय पार्टी के प्रमुख नेतृत्व में शामिल हो गए हैं। मुझे स्वीकार करना होगा, लेकिन ममता बनर्जी ने डोमजोर में चुनावी सभा के दौरान कहा था कि राजीव बंदोपाध्याय के गरियाहाट में 3 से 4 घर हैं, जिसके लिए दुबई से पैसे का लेन देन होता था। इसके बावजूद उन्हें लिया गया, इसलिए हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा इसका कारण बताया जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के मुख्य विपक्षी दल सपा जोर शोर से जुटी हुई है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश भर में रथ यात्रा निकालकर अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। उधर विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश ने सोमवार को कहा कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा अखिलेश ने आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर के भी टिप्पणी की। अखिलेश ने कहा कि आरएलडी के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर विचार विमर्श किया जाना है। जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि अखिलेश अभी आजमगढ़ से लोकसभा सांसद है। चुनाव में चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया पीएसपीएल को साथ लेने की संभावना पर अखिलेश ने कहा, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। उन्हें और उनके लोगों को उचित सम्मान दिया जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश के बयान पर पलटवार किया है। योगी ने देश की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा। अखिलेश यादव को देश और यूपी की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि सीएम योगी मुरादाबाद में पुलिस अकेडमी में आयोजित 86वें पुलिस उपाधीक्षकों की पासिंग आउट परेड में शामिल होने पहुंचे थे। योगी ने आगे कहा कि ये तालिबानी मानसिकता है, हर वक्त तोड़ने का प्रयास करती है। पहले जाति और अन्य वादों के नाम पर तोड़ने की प्रवृत्ति थी, और जब वो अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो महापुरुषों पर लांछन लगा के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान की पूरी समाज को निंदा करनी चाहिए। सपा प्रमुख को अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती अपनी गंगा यात्रा के दौरान कन्नौज जिले के मेहंदी गंगा घाट पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने गंगा मां की पूजा की और गंगा किनारे स्थापित अति प्राचीन मंदिरों में गंगा जल चढ़ा करके पूजा अर्चना की। उमा भारती ने गंगा किनारे स्थित गौशाला में गायों को रोटी और गुड़ भी खिलाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 से 24 तक उन्होंने ऋषिकेश से गंगासागर तक गंगा यात्रा करनी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कन्नौज के मेहंदी गंगा घाट से उनका बड़ा लगाव है।
इसलिए वो आज यहां दर्शन करने आए हैं। चुनावी साल में गंगा यात्रा के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के लिए पूर्ण समर्पित हैं। उनकी गंगा यात्रा के बीच बीजेपी उनको चुनाव प्रचार प्रसार के लिए कहेगी तो चुनाव प्रचार प्रसार भी करेंगी। और आम जनता को महंगाई की चौतरफा मार झेलनी पड़ रही है। जी हाँ, त्योहारी सीजन में भी महंगाई डायन आम आदमी की जेब पर डाका डालने को तैयार है। बीते कुछ महीने से आपको बता दें, बीते कुछ महीनों में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ करके रख दी। खाने पीने की चीज़ों से लेकर के तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। सरसों का तेल, फल, साग, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, पीएनजी, सीएनजी ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बढ़ती महंगाई से अछूती रही हो। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ईंधन की कीमतों में कुछ दिनों से रोजाना इजाफा हो रहा है। राजधानी लखनऊ में पेट्रोल का दाम बढ़ करके 106 रुपये 61 पैसे हो गया है, जबकि डीजल 98 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल डीजल के अलावा खाने का तेल भी आसमान छू रहा है। सरसों का तेल 200 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया। वहीं सरसों के तेल का रेट बढ़ने से आम आदमी की थाली से तरकारी भी दूर हो रही है। इसके अलावा सब्जियों और फलों के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है। सेब इस समय 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, तो जबकि एक महीने पहले सेब की कीमत 80 से 100 रुपये किलो तक थी। वहीं उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को कोरोना का टीका लगे, इसके लिए राज्य सरकार काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है। जी हाँ, योगी सरकार ने इसको लेकर के सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक वैक्सीनेशन करने का आदेश प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को दिया है। इस पहल से लाभार्थी बेहद खुश नजर आए हैं और उनका कहना है कि सरकार की इस पहल से उन लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा जो नौकरी पेशा वाले थे और जिन्हें समय के अभाव के चलते टीका नहीं लग पा रहा था। हालांकि इस आदेश पर नोएडा CMS ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि महिलाएं रात 10 बजे तक कैसे काम करेंगी। सीएमओ ने कहा कि सरकार की इस पहल से आम जनता को बेहद लाभ मिलेगा और इससे टीकाकरण अभियान में भी तेजी आएगी। सरकार के इस आदेश का पालन शुरू कर दिया गया है। नोएडा के जिला अस्पताल में आज सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक का टीकाकरण शुरू हो गया है। जिन लोगों को 4 बजे के बाद छुट्टी मिलती थी उन्हें रात 10 बजे तक टीका लगवाने की छूट मिलेगी ताकि वो अपने ऑफिस और फैक्ट्रियों से निकलकर आसानी से वैक्सीन लगवा सकें। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आयुष्मान भारत और राज्य अटल आयुष्मान गोल्ड कार्ड के तहत राज्य में 44 लाख से अधिक लाभार्थियों को गोल्ड कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से 3.7 लाख लाभार्थियों का सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया गया। 1 नवंबर से अटल आयुष्मान भारत और राज्य अटल आयुष्मान योजना में 3 नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। गोल्डन कार्ड धारकों को अब किडनी ट्रांसप्लांट का मुफ्त इलाज मिलेगा। साथ ही नए राशन कार्ड धारकों को भी आसानी से गोल्डन कार्ड मिल सकेगा। योजना 400 बीमारियों के इलाज के पैकेज के लिए बेहतर दरों को
लागू करेगी। वहीं सरकार ने गोल्डन कार्ड बनाने के लिए 2014-15 तक जारी किए गए राशन कार्ड का डाटा लिया था। इसके चलते नए राशन कार्ड धारकों के कार्ड नहीं बन रहे हैं। अब तक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण राशन कार्ड धारकों के नए डेटा को आईटी सिस्टम पर फीड करता है। आयुष्मान योजना के सिस्टम पर राशन कार्ड अपने आप अपडेट हो जाएगा। योजना में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने 400 बीमारियों के इलाज के लिए पैकेज दरों में वृद्धि की है। रुड़की के ग्राम मेवड़ कला में कोरोना वॉरियर के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित किया। आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आज उन सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया है जिन्होंने कोरोना काल में काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान जब सभी लोग घरों में कैद थे, तब इन्हीं फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपनी जान जोखिम में डाल करके अपनी सेवाएं दी। इसके लिए ये सभी सम्मान के हकदार हैं। ओम ग्रुप के चेयरमैन है मुनीश जी, इनके द्वारा जो हमारी आंगनबाड़ी हैं, जो हमारी आशा कार्यकर्ती हैं, जो हमारी सफाई कर्मी हैं, जो फ्रंट लाइन अन्य इस प्रकार के जिन्होंने कोरोना में काम किया, उनको सम्मानित करने का काम हजारों की संख्या में आज यहाँ मुनीश जी के द्वारा किया गया है। मुझे आने का अवसर मिला। इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन जब 100 करोड़ वैक्सीन होने के बाद हमने पूरे देश भर में किया, उत्तराखंड राज्य भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत भारी मात्रा में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। उसी कड़ी में आज ये आयोजन भाई मुनीश सैनी द्वारा किया जा रहा है। मैं मुनीश जी को भी बधाई देता हूं और जिन बहनों को हमने सम्मानित किया है उन बहनों को भी मैंने धन्यवाद दिया है कि आपके कारण मानवता की बहुत बड़ी रक्षा हुई है, इसलिए आपको भी बहुत बधाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और विधानसभा चुनाव सर पर, और ऐसे पर सभी नेता अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए। इसी कड़ी में अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी की यूथ विंग ने बीजेपी के खिलाफ रैली निकाली और बीजेपी सरकार से 5 सालों में 5 काम गिनाने की चुनौती दी। आम पार्टी के जिला अध्यक्ष सोहित भट्ट ने कहा कि प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था बदहाल है। बेरोजगारी बीजेपी नेताओं के बैंक बैलेंस की तरह बढ़ रही है। महंगाई बेकाबू हो चुकी है। डीजल और पेट्रोल का दाम रोज नया इतिहास लिख रहा है। भाजपा नेता आंख बंद करके अपनी खुद की पीठ खुद थपथपाते रहते हैं। चौघाना पाटा में भाजपा जिला अध्यक्ष कार्यालय के सामने और सभी 70 विधानसभा में आप कार्यकर्ता सभी विधायकों से उनके और केंद्र सरकार के 5 काम गिनाने की मांग कर रहे हैं। लक्सर में भाकियू अम्बावता के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की गई और आंदोलन को हर स्थिति में जारी रखने पर सहमति जताई गई। बाद में प्रदेश और जिले में 4 लोगों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए गए। राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी नीलू ने कहा कि देश में सबसे बड़ी संख्या किसानों की है। सारे किसानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करके मोदी को केंद्र की सत्ता सौंपी थी, परंतु मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा अहित किसानों का किया है। काले कृषि कानून बनाकर किसानों की रोजी रोटी का जरिया उनकी जमीन तक छीनने की तैयारी की जा रही। वहीं इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी के साथ कई अन्य किसान नेता भी मौजूद रहे। इसका जो कार्यक्रम था वो नई कार्यकारिणी का जो हमने गठन किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष नंबरदार जी को जिम्मेदारी दी गई है। नए तरीके से ये 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे हरिद्वार और इसकी घोषणा हुई थी। आज हमने दीपावली मिलन कार्यक्रम भी बनाया है और इसमें आज हमने संगठन का विस्तार किया है, जिसमें कुछ नए पदाधिकारी प्रदेश स्तर पर और कुछ नए पदाधिकारी जिला स्तर पर आज जोड़ने का काम किया है। इसका जो कार्यक्रम था वो नई कार्यकारिणी वहीं डोईवाला शुगर मिल पर का पेराई सत्र कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं किया गया है। आपको बता दें, जहां किसानों में भारी नाराजगी है तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में डोईवाला शुगर मिल के गेट पर धरना देकर के सरकार से गन्ने का खरीद मूल्य 450 रुपए प्रति कुंटल करने की मांग की। हरीश रावत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों की कोई सुध नहीं ले रही है, जबकि किसान पिछले 11 महीने से दिल्ली में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग के साथ गन्ने का खरीद मूल्य घोषित कर किसानों को 450 रुपये प्रति क्विंटल देने की मांग की। डोईवाला शुगर मिल गेट पर गन्ने के मूल्य को घोषित करने और शुगर मिल को समय से चलाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, मनोज नौटियाल, मधु थापा, सागर मनवाल और मोहित उनियाल के नेतृत्व में दर्जनों किसान और कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन कर धरना दिया। वहीं लालकुआं क्षेत्र के बिंदु खता में आई प्राकृतिक आपदा के कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पीड़ित लोगों को सरकार की तरफ से कोई खास मदद नहीं मिली, जबकि धामी सरकार के प्रतिनिधि बनकर आए 2 मंत्रियों ने बेघर लोगों से वादा किया था कि हम सरकार से मदद और जो आपके मकान पानी में बह गए हैं उनको दोबारा बना करके देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे नाराज बाढ़ प्रभावित लोग तहसील पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ सरकार और उनके प्रतिनिधि खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि गलत है। रुड़की विकास प्राधिकरण जल्द ही रुड़की की पुरानी तहसील स्थित पड़ाव में पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार की घोषणा के बाद रुड़की सहित मंगलौर और पिरान कलियर में पार्किंग बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसमें पिरान कलियर में सिंचाई विभाग, मंगलौर में नगर पालिका और रुड़की में विकास प्राधिकरण ये पार्किंग का निर्माण करा रहा है। वहीं रुड़की में बनने वाली पार्किंग का बजट पहले 14 करोड़ रुपए का था, पर अब रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने इसे घटा करके 7 करोड़ रुपए का ही कर दिया है, जिससे सरकार को पूरे 7 करोड़ रुपए की बचत होगी। वहीं एक अच्छी पार्किंग जल्द ही रुड़की वासियों को बना करके सौंप दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार की घोषणा के अंतर्गत रुड़की में पार्किंग, कलियर में पार्किंग, मंगलौर में पार्किंग और पिरान कलियर में पार्किंग घोषित है। उस निर्माण की प्रक्रिया में जो हमारे जो मंगलौर में पार्किंग का जो निर्माण कार्य है वो जो स्वयं नगर पालिका द्वारा बनाया जा रहा है, और जो पिरान कलियर में है पार्किंग, वो पार्किंग जो है तो हमारे जो उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की शासनादेशों के कारण जो है थोड़ा सा मामला अभी चल रहा है। और रही बात पार्किंग रुड़की पार्किंग पहले नगर निगम के पास थी, उन्होंने DPR बनाई थी, और जो DPR आई थी उनकी, उसको मैंने संशोधित करते हुए और नियमों के अनुसार, बायलॉज के अनुसार लेते हुए उसको मैंने उसी कंडीशन में रखते हुए पार्किंग एरिया को भी बढ़ाते हुए उसको मैंने 14 करोड़ से जो है उनका जो संशोधित वो था वो मैंने सिर्फ 7 करोड़ में ही उसको मैंने मैनेज किया है। उसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि पार्किंग हमें बनानी है तो हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को हटाया, इसलिए 7 करोड़ में जो है हमारी पार्किंग को निर्मित की जाएगी। इस संबंध में मेरे द्वारा जो PPR है वो उच्च अधिकारियों को स्वीकृति प्रस्तुत की जा सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर की सोशल मीडिया पर केदारनाथ की वीडियो और फोटोज वायरल हो रही। हाल ही में जानवी कपूर और सारा अली खान उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन के लिए गई हैं। मंदिर में दर्शन करते हुए दोनों की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जानवी और सारा के साथ उनका एक दोस्त और है। तीनों साथ में केदारनाथ गए। तीनों ने हैवी विंटर जैकेट्स पहने हुए हैं। वहीं लक्सर SDM वैभव गुप्ता ने रजबपुर गांव में 2 गन्ना चरखियों पर छापेमारी की है। छापे के दौरान दोनों जगह भट्टियों में प्लास्टिक और रबर जलती हुई पाई गई। SDM ने दोनों चरखियों को तत्काल बंद करा दिया है। साथ ही उनके मालिकों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। बता दें कि लक्सर में चीनी मिल का नया पराई सत्र अभी शुरू नहीं हुआ है। हालांकि कोल्हू और चरखियों में गन्ने से गुड़ बनाने का काम पिछले महीने से ही चल रहा है। SDM वैभव गुप्ता को शिकायत मिली थी कि कई जगह कोल्हू और चरखियों में प्लास्टिक की पुरानी पॉलिथीन और रबर जलाकर पर्यावरण प्रदूषित किया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।